ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडल आंसर है, जो कि आप एज इट इज नहीं लिख सकते, इसमें और सारी चीज़ों को ऐड करना होगा। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। ये अभी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो स्थितियां हैं उसके उसी पे ये क्वेश्चन है। वैश्विक अवसर और क्षेत्रीय वास्तविकताएं। वैश्विक अवसर और क्षेत्रीय वास्तविकताएं भारत का संतुलन एक देखते हैं। ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखा गया है। क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार का आ सकता है कि भारत के वैश्विक उदय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसके रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन करें। भारत के वैश्विक उदय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसके रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन करें। Evaluate India's global rise and its strategic importance in the Indo-Pacific region। अब इसको किस प्रकार से लिखना है, एक ओवरव्यू दे रहे हैं। वैसे आप इसमें जो है इंट्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैश्विक उदय, भारत का वैश्विक उदय, क्योंकि दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहले भारत का वैश्विक उदय और उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले भारत का वैश्विक उदय देखते हैं। मजबूत आर्थिक विकास, सैन्य क्षमताएं और युवा आबादी। भारत के पास क्या है कि मजबूत आर्थिक विकास अभी हो रहा है, सैन्य क्षमता में बहुत अच्छा हो गया है भारत का, और भारत की जो आबादी है अभी युवा है। तो ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमुख वैश्विक संस्थाओं की सदस्यता और बहुपक्षीय समूहों में सक्रिय भागीदारी। अभी जितने सारे जो ग्रुप हैं उसमें भारत, अभी G20 का ही जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत उभर करके सामने आया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को समावेशित किया है और अपने को पेश किया है। तो भारत जो है अब वैश्विक स्तर पे इमर्ज कर रहा है एक सुपर पावर के रूप में। ये जो मॉडल आंसर है ये बहुत ही शॉर्ट में दिया गया, क्योंकि अगर आप इसको लिखिएगा तो अच्छे से एलिब्रेट करके लिखिए और बढ़िया से लिखिए सजा करके। ये एक शॉर्ट नोट्स के एक जस्ट मॉडल आंसर दिया गया है, तो आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप जो यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है आप उस चीज़ को समझ सकते हैं और उस चीज़ को लिख सकते हैं। अब जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व को देखते हैं, क्योंकि ये जो दो लाइन जो है ये बहुत अच्छे से इसको कंपर 5-6 लाइन में लिख सकते हैं और लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक उदय भारत किस प्रकार से इमर्ज कर रहा है वो आपको देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा दीजिए, उसके बाद इसका जो वैश्विक उदय अब जब लिखिएगा भारत का तो इसको अच्छे से लिखिएगा कि किस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा है भारत में, सैन्य क्षमताएं किस प्रकार से मजबूत हो रहा है, युवा आबादी जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं भारत को। प्रमुख वैश्विक संस्थानों की सदस्यता को इंडिकेट कीजिए, किस किस में कौन कौन से में भारत जो है वैश्विक संस्थाओं में हिस्सेदार है और सदस्य है। उसके बाद यूएन के परमानेंट मेंबर में भी एक इमर्जिंग पावर के रूप में उभर रहा है, तो उसको यूएन का जो परमानेंट मेंबर है उसमें भारत को शामिल किया जा सकता है आने वाले टाइम में। अब देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र का, क्योंकि ये अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र। अब देखते हैं चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा समर्थित ये जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र, पहले इसको इंडो पैसिफिक रीजन नहीं बोला जाता था, लेकिन क्या हुआ कि चाइना को दबाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इस क्षेत्र को इंडो पैसिफिक रीजन दिया। और ये एक ये वाला जो क्षेत्र है, खास करके एक मिनट देखिए, ये वाला क्षेत्र है इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहा गया है। खास करके जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने अमेरिका के तो इस क्षेत्र पे बहुत फोकस किए। और ये जो है आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ताइवान वाले सेक्शन पे, ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे चाइना जो है अपने 9 डैश लाइन के तहत ये अपना टेरिटरी बताता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इस क्षेत्र में चाइना का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से या समुद्र के जो संसाधन हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसीलिए जो है अब चाइना को लोग काउंटर करना शुरू कर दिया है और एक इस इंडो पैसिफिक रीजन को एक स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देखें तो सारे देशों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है।
शीत युद्ध युग का चीन के मौजूदा प्रभाव की तुलना में दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव कम हो रहा है। जो शीत युद्ध युग था उस समय का चीन और अब का जो चीन है, तो दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव कम हो रहा है। चीन की तुलना में कम होता सापेक्षिक प्रभाव, क्योंकि भारत का सापेक्षिक प्रभाव अभी उतना नहीं है। क्षेत्रीय प्रभुत्व का नुकसान, चीन के दक्षिण एशिया में आगमन, चीन जो है पूरे दक्षिण एशिया में फैल चुका है। चाहे आप श्रीलंका ही ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, जो भारत के लगभग लगभग जितने पड़ोसी देश है, चाइना अपना प्रभुत्व जमा लिया है अच्छा खासा। अमेरिका का क्षेत्र से हटना, अमेरिका इस क्षेत्र से हट गया था और इसलिए चाइना जो है अब अपने कब्जे में ले रहा है धीरे धीरे। भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, इन सब ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बीजिंग के पक्ष में कर दिया है। अब जब देखा कि जो एक मोतियों की माला जो शब्द आता है, चाइना क्या कर रहा है, जैसे कि ये भारत है तो चाइना क्या कर रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उससे संबंध बना रहे हैं और उसको कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या है कि वो भारत को घेर रहा है। इसको मोतियों की माला कहा गया है। भारत का क्षेत्रीय पतन तुलनात्मक शक्ति की गतिशीलता और क्षेत्र की छोटी शक्तियों द्वारा किए गए भू राजनीतिक विकल्पों का परिणाम है। कम से कम फिलहाल के लिए भारत के छोटे पड़ोसी देश चीन को भारत के खिलाफ एक उपयोगी बचाव के रूप में पाते हैं। चीन के उदय का मतलब होगा कि भारत अब शायद इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ना रहे, क्योंकि अगर दक्षिण एशिया में देखो तो सबसे बड़ा देश भारत ही है। लेकिन अब जैसे चीन पूरे दक्षिण एशिया पे धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, तो शायद ही भारत इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रख सके। अब जो देखते हैं कि भारत के लिए आगे का क्या रास्ता हो सकता है। भारत को क्षेत्र के कुछ पारंपरिक अवधारणाओं को फिर से देखना होगा, दक्षिण एशिया में अपनी प्रधानता को आधुनिकीकरण करना होगा और क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए सक्रिय और कल्पनाशील नीतिगत कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले भारत को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम 1.5 दशक में क्षेत्र, पड़ोसी और क्षेत्र की भू राजनीति मूल रूप से बदल गई है। भारत को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब ये क्षेत्र की जो सिनारियो है वो बहुत ही चेंज हो चुका है, और इस स्वीकार को देखते हुए, स्वीकार करते हुए अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहिए। और जो भी खास करके जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे इसको अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहिए। इस क्षेत्र में जो आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, म्यांमार वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्र में इसका प्रभुत्व और अच्छे से क्लियर करना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए। हर मामले में चीन की ताकत से मेल खाने की कोशिश करने के बजाय भारत को अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। हर मामले में चीन की ताकत से मेल खाने की कोशिश करने के बजाय भारत को अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत की पारंपरिक ताकत और क्षेत्र की बदलती हुई वास्तविकताओं को दर्शाने वाले क्षेत्र के साथ एक नए जुड़ाव को बनाना आवश्यक है। बौद्ध विरासत को पुनः प्राप्त करना इसका एक उदाहरण है। भारत की महाद्वीपीय रणनीतिक चुनौती से भरी हुई है, जबकि इसके समुद्री क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने, मिनीलिटरलिज्म में शामिल होने और नए मुद्दा आधारित गठजोड़ बनाने के लिए अन्य अवसरों की भरमार है। भारत को अपनी कई महाद्वीपीय कमियों को पूरा करने के लिए अपने समुद्री यानी कि हिंद प्रशांत लाभों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने में भारत के छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को हिंद प्रशांत रणनीतिक वार्ता में शामिल हो सकता है। भारत और उसके सहयोगी जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और अन्य को अपनी व्यापक हिंद प्रशांत रणनीति के हिस्से के रूप में श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के साथ जुड़ने और साझेदारी के तरीके खोजने चाहिए। नई दिल्ली को क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के रणनीतिक और नागरिक समाज के अभिनेताओं के बीच औपचारिक संपर्कों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना है। हिंद महासागर और दक्षिण एशिया दोनों में बाहरी मित्र देशों के साथ हाथ मिलाने की इच्छा है ताकि क्षेत्र की सामान्य चुनौतियों का सामना किया जा सके। नई दिल्ली में इस खुलेपन और क्षेत्र में शामिल करने के लिए बाहरी अभिनेताओं की इच्छा का उपयोग नई दिल्ली के क्षेत्रीय गिरावट में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट
इसके बाद लुकिस्ट है, ठीक है, पहले लुकिस्ट था, अब उसी को एक्ट ईस्ट नाम दिया गया, या जो भी है इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो आसियान कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ के साथ इसका रिलेशन को अच्छे से अच्छा करना चाहिए। और अपने सराउंडिंग जो कंट्री है, अगर भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक पावर के रूप में उभरना है तो इससे अपने सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इंडो पैसिफिक रीजन आप देख लिए, इस क्षेत्र में चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है। अब छोटे छोटे जो देश हैं जैसे ताइवान वगैरह है, इन सब देशों को, या फिर जो स्प्रेटली आइलैंड वगैरह है, वो चाइना अपना मानता है। ये पूरा रीजन जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रूप में जाना गया। खास करके जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। आप जब आंसर लिखिएगा तो एक कंक्लूजन भी दीजिएगा, इसमें कंक्लूजन नहीं ऐड किया हूँ तो एक कंक्लूजन भी दीजिएगा, और मैप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।